हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे 2 क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं और एक लाइव क्लास होती है। क्लास की टाइमिंग में एक बार आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसका कि एग्ज़ाम का डेट जेपीएससी के एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है। आपका ये एग्ज़ाम 29 मार्च को होने वाला है। रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरए 4.0 और यूपी पीजीटी के सिलेबस को। आपका जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है, इसका भी डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि मई मंथ के 9 और 10 ये 2 डेट दिया गया है। इसके बीच पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और जल्द ही आप लोगों को बीपीएससी टीआरए 4.0 का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और लाइव क्लास जो होती है वो दोपहर के 12 बजे होती है, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। 100% कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। जहाँ पे मैं इस शब्द 100% का यूज़ कर रही हूँ, मतलब 100% आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल मिलेगा विथ एक्स्ट्रा मटेरियल, प्लस टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। टेलीग्राम में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और जेपीएससी जेट का टेस्ट 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और यूपी पीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4.0 का टेलीग्राम पे टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। और वैसे स्टूडेंट जो जीके जीएस का टेस्ट देना चाहते हैं लूसेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसका भी अलग प्रोसेस है। आप इस नंबर पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप जीके जीएस के भी टेस्ट ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है ये बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के अंतर्गत समाज शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग 80 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आप लोग मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 80 आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बाल विवाह के लिए कौन तत्व उत्तरदायी नहीं है। बाल विवाह के लिए दहेज, औद्योगिकरण, अनुलोम विवाह, संयुक्त परिवार व्यवस्था। तो उत्तरदायी नहीं की बात की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण। ये बाल विवाह के लिए उत्तरदायी नहीं है। जिस क्वेश्चन को मुझे डिटेल्स में आपको समझाना होगा वो क्वेश्चन मैं जरूर आप लोगों को समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोल रहा है कि उस प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिससे दूसरों को प्रतिष्ठा तथा या संपत्ति तथा या शक्ति को सोपानित अंशों के साथ एक तारतम्य पर व्यवस्थित किया जाता है। आपके ऑप्शन है सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, श्रम विभाजन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक स्तरीकरण। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण का जो निर्धारण का जो आधार था वो क्या बताया था, प्रतिष्ठा, संपत्ति एवं शक्ति। ठीक है, क्या बताया था, प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति केंद्रवाद ये किसके सन्निकट पाया जाता है। तो ये आपका डब्ल्यू एस समनर के सन्निकट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलेज वो आदिम प्रथा है जिसके द्वारा, पोर्टलेज क्या है, तो पोर्टलेज जो है यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगितात्मक अपव्यय किया जाता है, जिसको कि पोर्टलेज बोला जाता है। ठीक है, यह एक जनजातियों की एक प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ी जाति आयोग 1553, यहाँ पे 1953 होना चाहिए। 1953 और 55 के बीच जो अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, काका कालेलकर हो जाएंगे और सेकंड कौन हो जाएंगे, वीपी मंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है।
ठीक है। कि समाजशास्त्रियों के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है, कि परस्पर जो संबंध एक दूसरे के साथ हम संबंध रखते हैं वो संरचना का अंग है। रॉबर्ट किंग मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, एसएफ नडाल या मेलिनोवस्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ ब्राउन। ब्राउन का कथन था कि जो वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों में बंधे हुए हैं, वो वास्तविक रूप में पाए जाने वाले हमारे जो सामाजिक संरचना है उसका निर्माण करते हैं, परस्पर संबंधों के साथ वे जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगार्ट्स के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग क्या होता है? तो सामाजिक समूह, हम की भावना और निश्चित भूभाग, ये तीनों ही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन बना यानी वर्स्टर्ड सिस्टर बताया है? किसने बताया? टाइलर, स्पेंसर, फ्रेजर या फिर कार्ल मार्क्स। तो जादू को विज्ञान की अवैध बहन किसने बताया है? फ्रेजर ने बताया। किसने बताया है? फ्रेजर ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों की निर्योग्यता की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है? अनुसूचित जातियों की निर्योग्यता की दृष्टि से कौन सा सही बोला जा रहा है? तो अनुसूचित जो जातियां हैं उसमें आर्थिक निर्योग्यता मतलब आर्थिक रूप से वे कमजोर रहते हैं, सामाजिक निर्योग्यता, धार्मिक निर्योग्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज होता है? जो ग्रामीण समाज होता है वो कैसा होता है? तो वो सरल समाज होता है, और जो औद्योगिक समाज होता है वो जटिल समाज होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तु तो किस प्रकार का सिद्धांत समझाता है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है वो सांस्कृतिक निर्धारणवाद होता है। कैसा होता है? सांस्कृतिक निर्धारणवाद होता है। नेक्स्ट है व्यक्त प्रकार्य का क्या अर्थ होता है? व्यक्त प्रकार्य से आप क्या समझते हैं? अवांछित एवं अनभिज्ञात परिणाम, वांछित एवं अनभिज्ञात परिणाम, अवांछित एवं अभिज्ञात परिणाम या वांछित एवं अभिज्ञात परिणाम। तो व्यक्त प्रकार का मतलब होता है वांछित एवं अभिज्ञात परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? आप लोगों को आंसर पता ही चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे भारत में नातेदारी प्रथा के संदर्भ में बात किया जा रहा है। तो जैसे ही भारत में अगर बात आता है तो वो कौन हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन देखकर ही बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरावती कर्वे। क्या हो जाएगा? इरावती कर्वे। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। यह अच्छा, इरावती कर्वे की पुस्तक का नाम क्या था? और ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन कंसेप्ट, जो कि 1953 में आया था। ठीक है, इसमें उन्होंने भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा था और उसके आधार पर नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया था। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष। ये कथन किसका है? तो मैक्स वेबर का है। किसका है? मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। उसमें उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण प्रयत्न द्वारा हम ऐसे अवसरों का लाभ पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं जो कि दूसरों के द्वारा वांछित हो। और वही ग्रीन महोदय के अनुसार प्रतिस्पर्धा में 2 या 2 से अधिक एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसको उनमें से कोई समूह दूसरे समूह के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा है? कि द्वितीयक समूह जो है वो शीत जगत है। तो मैंने आपको नोट्स में भी करवाया हुआ है, पीएच लैंडस ने। किसने? पीएच लैंडस ने। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डैनियल बेल के द्वारा। उत्तर औद्योगिक समाज का ये सब कीवर्ड है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी भूमिका समुच्चय को व्यक्त करते? भूमिका समुच्चय का मतलब क्या होता है? तो भूमिका समुच्चय मतलब गुच्छा के टाइप का, मतलब एक पद्धति से जुड़ी दूसरी जो भूमिकाएं होती हैं वह। नेक्स्ट है एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप होते हैं? एक समूह के रूप में किसके समीप होते हैं? तो वो समुदाय के समीप होते हैं। किसके? समुदाय के समीप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि गद्दी जनजाति, जो गद्दी जनजाति के लोग होते थे उनका व्यवसाय क्या होता था? पशुपालन करना, लोक कल्याणकारी, श्रमजीवी या दस्तकारी। तो गद्दी जनजाति के लोगों का व्यवसाय क्या था? दस्तकारी का था। नेक्स्ट है सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं। कैसी? अपरिभाषित, व्याधिकीय,
अंतःपरिवर्तनीय या अंतर्निर्भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा होता है आपका? अंतर्निर्भर होता है। जो औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती है? तो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? अगर भारत में बात की जाए नातेदारी शब्द की, तो यह किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से है, किसी जनजाति के बहिर्विवाही वर्गों के विभाजन से है, श्रम विभाजन की प्रकृति से है, या जनजातियों की विवाह संबंधी रीतियों से है। तो नातेदारी जो व्यवस्था है वो किसी भी जनजाति की जो सामाजिक संरचना है उससे उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से, किसी जनजाति के बहिर्विवाह वर्गों के विभाजन से, श्रम विभाजन की प्रकृति से, या जनजातियों की विवाह संबंधी रीतियों से। देखिए यहाँ पे क्या बात आ रहा है? जनजाति का आ रहा है। अगर जनजाति के रूप में ही हम देखते हैं तो नातेदारी व्यवस्था क्या है? ये सामाजिक संरचना से हमें बताता है। नेक्स्ट है अंतःक्रिया की वो सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसमें सामाजिक जो प्रक्रिया होती है उसमें सहमति रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा? सहयोग। क्या कहा जाएगा? सहयोग। नेक्स्ट है सामान्यतः सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार क्या होता है? जो सरल समाज होते हैं उसमें राजनीतिक संगठन का आधार क्या होता है? ये नातेदारी व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, यानी उपरोक्त ये सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है वो परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसको आप एक नाम और पहचान प्रदान करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, आज की ही क्लास में जब एनसीईआरटी का बुक हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको, देखिए मुझे ये क्वेश्चन पहले मैं देखी भी नहीं थी कि आज की ही क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बार बार इस चीज़ को रिपीट कर करके फैमिली ऑफ प्रोकेशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बताया था। तो जिस परिवार में हमारा जन्म होता है उसको क्या कहा जाता है? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और जिस परिवार में विवाह होता है उसको कहा जाता है फैमिली ऑफ प्रोकेशन। तो आया कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, और देखिए आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12 बजे के क्लास में और आज ही आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार की उत्पत्ति का यौन स्वच्छंदता से किसने बताई है? परिवार की उत्पत्ति का यौन स्वच्छंदता का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो मार्गन महोदय के द्वारा। किनके द्वारा? मार्गन महोदय के द्वारा। परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद के सिद्धांत के अगर प्रतिपादकों के बारे में बात की जाए तो मार्गन, फ्रेजर, ब्रिफाल्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं। नेक्स्ट है समाज का आदिम एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी, पूंजीवादी के रूप में पचांगी वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है? तो ये वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने 5 भागों में समाजों का वर्गीकरण किया है। वे 5 भाग कौन कौन से हैं? आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी। पचांगी वर्गीकरण कौन है? कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तथ्य संकलन की वस्तुनिष्ठ पद्धति है? तथ्य संकलन की वस्तुनिष्ठ पद्धति क्या है? किनके द्वारा ये पद्धति दी गई है उसके संदर्भ में बात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है अवलोकन। पीवी यंग के अनुसार जो अवलोकन है वो स्वाभाविक घटना का घटित होने वाला और नेत्रों के द्वारा। हम लोग अवलोकन कैसे कर रहे थे? स्वयं रह के, प्रेजेंट रह के करते किसी भी चीज़ों को देखकर, तो ये नेत्रों के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन होता है, यह कथन किसका है? कथन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएगा। यह कथन किसका है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड का कथन है। रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा में क्या निहित होता है? जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें क्या निहित होती है? तो वो अपनी क्षमता को बढ़ाना। क्या होता है? अपनी क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट है सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का
कौन एक मुख्य कारण है जो सरल जनजातीय समाज होते हैं उसमें आर्थिक पिछड़ेपन का, गरीबी तथा अज्ञानता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी या नातेदारी संगठन? तो क्या आंसर राइट हो जाएगा आपका? आदिम प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? आदिम प्रौद्योगिकी। जो जनजातीय समाज में रूढ़िवादिता का कारण अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? आदिम प्रौद्योगिकी को ही अपनाए रहते हैं, जो कि उनके आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण होता है। उनके आर्थिक पिछड़े उसी से ही वे जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में किस बात का प्रावधान किया गया? जो 14वां अनुच्छेद वो किस चीज बारे में बात करता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों की कानून की दृष्टि से समानता हो, मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को कानूनी अनुमोदन है, अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं को सभी मामले में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, या अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को की कानूनी दृष्टि में समानता हो। ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही कथन के बारे में बोला जा रहा है। तो पहले कथन को हम लोग देख लेते हैं कि अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि श्वेत अमेरिकी अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ हैं। अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अश्वेत प्रजातियां श्वेत प्रजातियों की अपेक्षा सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ होती हैं। समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है या कोई नहीं। इसमें से जो सही कथन है उसके बारे में बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पूछा जा रहा है कि समुदाय का गेसिल सॉफ्ट तक गेबिन सॉफ्ट में वर्गीकरण किसने किया था? तो एफ टॉनिज ने किया था। किसने किया था? एफ टॉनिज ने। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि जनांकिकी क्या है? समाजशास्त्र की एक शाखा है, मानव शास्त्र की एक शाखा है, अर्थशास्त्र की एक शाखा है, या फिर एक पृथक विज्ञान है? तो जनांकिकी क्या है? यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित जो जनसंख्या के आकार, उसका संचालन, जन्म मरण इत्यादि का जो विवरण रहता है, उसका सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है? अर्थशास्त्र की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षिक प्रवचन का प्रतिपादन किया था। सापेक्षिक प्रवचन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति किनके द्वारा दिया गया था? आर्गवन के द्वारा। ये सब कीवर्ड है। किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की थी? भूमिका समुच्चय की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। किनके द्वारा? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन रिलेशन टू सेक्स पुस्तक यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण विशेषकर जो प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो सामाजिक स्तरीकरण का जो सिद्धांत है, ये जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने प्रतिष्ठा, संपत्ति, शक्ति के आधार पर किया था, और सी राइट मिल्स ने विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा व सत्ता के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण के अपने सिद्धांत को वे दिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समूह की नहीं है? समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? आमने सामने का संबंध, घनिष्ठ संबंध, व्यक्तिगत संबंध या अव्यक्तिगत संबंध। तो जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें आपको वो द्वितीयक समूह से भिन्न होते हैं, उसके द्वितीयक समूह के विपरीत होते हैं। तो द्वितीयक समूह में कैसा होता है? अव्यक्तिगत संबंध होता है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आदर्श नियम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। आदर्श नियम एवं मूल्य आपस में स्वतंत्र होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? तो
शक्ति, प्रतिष्ठा और पुरस्कार, ये तीनों का जब असमान वितरण रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति को फ्रेजर जादू कहा है? ठीक है, किसने जादू किसको कहा है? तो जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करने के लिए गया। तो ओक्का क्या है? तो ओक्का एक जनजाति है। ओक्का क्या है? तो ये एक प्रकार का भारत के नायरों का संयुक्त परिवार होता है। जनजाति नहीं, भारत के नायरों का संयुक्त परिवार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी इकाई नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा इकाई नहीं है? तो जिला पंचायत होता है, वैधानिक आपका गांव पंचायत, क्षेत्र विकास समिति या फिर परंपरागत पंचायत, इनमें से कौन सा नहीं है? तो परंपरागत गांव पंचायत को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, बल्कि जिला पंचायत, वैधानिक गांव पंचायत और क्षेत्र विकास समिति इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करने के लिए झूम क्या है? तो झूम एक स्वरूप है किसका? उपभोग का, उत्पादन का, विनिमय का या वितरण का। तो झूम जो है यह जनजातियों में पाए जाने वाले उत्पादन की एक सरल विधि है। किसकी? तो कृषि की सरल विधि है, जो कि स्थानांतरित कृषि है। हम लोग स्थानांतरित कृषि के रूप में झूम खेती को जानते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य होना किसका उदाहरण है? अगर आप राज्यसभा का सदस्य होते हैं तो ये किसका उदाहरण है? ये अर्जित और प्रदत्त, ये दोनों ही होता है। राज्यसभा का सदस्य होना प्रदत्त एवं अर्जित दोनों प्रकार की ही परिस्थिति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक संस्था होती है, एक सामाजिक संस्था कैसी होती है? तो वो मूर्त रूप में होती है। कैसी होती है? मूर्त रूप में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि आत्मसात का अर्थ क्या होता है? आत्मसात से आप क्या समझते हैं? तो दो समुदायों के मध्य जो सांस्कृतिक गुण होते हैं उसका जो आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? आत्मसात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा क्या है? एक आर्थिक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिस्पर्धा क्या है? ये एक प्रकार का एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रतिकूल का एक प्रक्रिया हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म की उत्पत्ति अज्ञेय के भय से हुई है, ज्ञेय के भय से हुई है, मृत्यु के भय से हुई है या मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुई है? तो धर्म की जो उत्पत्ति है ये कैसे हुई है? अज्ञेय के भय से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनजातियों की कौन सी एक विशेषता नहीं है? जनजाति की विशेषता नहीं है। सजातीयता, विजातीयता, सजातीय विवाह या टोटम, इनमें से कौन सी इसकी एक विशेषता नहीं है? तो विजातीयता। क्या हो जाएगा? विजातीयता। नेक्स्ट, द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है? तो द्वितीयक संबंध जो होता है इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कैसी आपको विशेषता देखने को मिलेगी? अनौपचारिक संबंध हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। जो द्वितीयक संबंध होता है इसमें औपचारिक संबंध आपको अधिक देखने को मिलेगा। टायलर ने धर्म का सिद्धांत को क्या? टायलर का जो धर्म का सिद्धांत है उसको जीववाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो संस्कृति ये प्राणी शास्त्रीय विरासत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को लोकसभा तथा राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। ये क्या बोला गया है कि अनुसूचित जातियों को? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 2000 तक के संदर्भ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण कौन सा है? तो कृषक समाज जो है इसमें परिवारवाद ये देखने को मिलता है, यह इसका एक सर्वव्यापी लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नव स्थानीय नियम है? नव स्थानीय नियम के अंतर्गत क्या होता है कि जो पैतृक स्थान होते हैं उसका जो निवास स्थान होता है उसमें पति पत्नी संगठित रूप से नए निवास स्थान में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा फ्रेटी यानी बिरादरी का उदाहरण है? फ्रेटी का उदाहरण क्या कौन सा है? तो यह दो से अधिक गोत्रों का जो समूह होता है उसको बिरादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिरादरी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि आत्मदर्पण, आत्मदर्पण ये क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। किनका है? तो चार्ल्स कूले का है। इनकी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में उन्होंने जब सामाजिकरण के संबंध में आत्मदर्पण सिद्धांत के बारे में बात की थी। इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है? मानव समाज का विशिष्ट लक्षण के बारे में बात की जा रहा है। प्रजनन की क्षमता, सामूहिक व्यवहार, आत्म परीक्षण या संस्कृति। तो संस्कृति जो है ये मनुष्य को पशु के समाज से अलग करती है, तो ये इसका विशिष्ट लक्षण होगा। नेक्स्ट है, क्योंकि प्रजनन ये सभी तो आपको जानवरों के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? समिति का उदाहरण किसको नहीं है? तो देखिए, कोई पार्क में घूमने वाला जो व्यक्ति होता है ये समिति का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या अपनी स्वाभाविक वृद्धि की दर से दोगुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? कितने वर्षों के बाद हो जाएगी? जब माल्थस ने इसका अध्ययन किया था तो उन्होंने इसके समय में बताया था कि 25 वर्षों के बाद जो जनसंख्या है वो अपने वृद्धि के स्तर से दोगुनी हो जाएगी। और माल्थस ने सामाजिक जनांकीकी का पिता उनको माना जाता है। उन्होंने जनसंख्या संबंधी अपने सिद्धांतों के बारे में बात की थी। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक कौन से हैं? कौन से हैं? तो जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं। नेक्स्ट, स्वजातिवाद का विपरीत पक्ष है। स्वजातिवाद का विपरीत पक्ष क्या होता है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या होता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है। और यह जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है ये विभिन्न संस्कृतियों में पाया जाता है। स्वजातिवाद का तात्पर्य होता है अपने संस्कृति को पाया जाना, जबकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तात्पर्य होता है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब सामाजिक व्यवस्था में संतुलन को बनाए रखने में बाधा पहुंचाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अप्रकार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रकार्य कहा जाता है। प्रकार्य और अप्रकार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समझौते का सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है बोला जा रहा है। तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसमें हॉब, लॉक्स और रूसो आ जाएंगे, लेकिन मैकियावेली ये नहीं है। हॉब्स और लॉक्स और रूसो, देखिए मैंने आपको जो नोट्स दिया उसके फर्स्ट में ही फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट जो टॉपिक है उसी में इसके संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट है, समन जनजातीय प्रतिरूप है। समन किसका जनजातीय प्रतिरूप है? तो यह आधुनिक पुरोहित का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट है, एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक क्या बोला जा रहा है कि उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की थी। तो ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। जहाँ भी आपको जीववाद, डार्विन ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो वो स्पेंसर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक कारक अल्पसंख्यक समूहों को बहुसंख्यक समूहों के साथ आत्मसात करने में वास्तव अविरोधी होता है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका अपने समूह की छवि को पहचान बनाए रखने की उत्कृष्ट जो अभिलाषा होती है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से देते हैं? तो SF नेडाल सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किए थे और नेडाल ने सामाजिक संरचना को भूमिका के माध्यम से परिभाषित करते हैं। और अगर बात की जाए सामाजिक संरचना की तो इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के मूलभूत प्रकार कौन है? संयुक्त परिवार का मूलभूत प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इनके राइट आंसर रह जाएंगे। नेक्स्ट है, मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? तो आपका मैकइवर ने। समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? तो समुदाय की जनांकीय संरचना में कहाँ पे किया जाता है? समुदाय की जनांकीय संरचना के अंतर्गत।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं की बात किया जा रहा है? विलेज इंडिया मैकिम मेरियट का है, लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड का है, द सोशल सिस्टम टारगेट पर्सन का है, लेकिन इन इक्वलिटीज एंड सोशल चेंज ये एम.एन. श्रीनिवास का नहीं। एम.एन. श्रीनिवास का पुस्तक का नाम क्या था? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। नोट कर लीजिएगा। सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। सांस्कृतिक परिवर्तन जो है ये किसका परिणाम हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें सांस्कृतिक परिवर्तन जो है ये आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का परिणाम है। मैक्स वेबर की पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत होता है। तो उनकी कौन सी पुस्तक में सामाजिक वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं? तो द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित होते हैं? दादा और दादी, ये विस्तारित परिवार के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।